ठीक है, आज पहला हो गया होगा। सेकंड पेपर की तैयारी कराते हैं आज। सेकंड पेपर का वीडियो हमने कल एक अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसी में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। और किसी भी के लिए भी अगर एडवांस स्टडी के लिए बीए के किसी भी सेमेस्टर की अगर इंग्लिश चाहिए तो आप लोग हमारे प्ले स्टोर से जाकर हमारा एप्लीकेशन हेमंत सिंह लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर प्लस सिक्स सेमेस्टर, इन सभी की जो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं वहाँ आप जाके देख सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें सारे हमने लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हैं। अब जो शेष बचे हुए आज की वीडियो कवर कर देंगे, जिससे आपका पेपर कल का और अच्छा हो जाए। तो इसमें था कि पुनर्जागरण यूरोप में सामंती ढांचे के पतन का परिणाम था। ठीक है, यानी कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था वो उसने सामंती ढांचे को ख़त्म कर दिया। या इस कथन की पुष्टि कीजिए या व्याख्या कीजिए, किस तरीके से आप समझाएंगे। व्यवस्था एक प्रकार की शासन की प्रणाली है जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो है अशासकीय व्यक्ति करते थे, न कि केंद्रीय राज्य के अभिकर्ता। सामंती व्यवस्था के अनेक दोष थे। क्या दोष थे? सामंतों के अत्याचार, ठीक है, राजा की स्थिति, निर्बल योद्धाओं को बढ़ावा देना, सामंतों के कारण यूरोप की एकता का छिन्न भिन्न होना, ये इसके कारण थे। साथ ही और भी इसमें देख लेते हैं। व्यापार तथा वाणिज्य में वृद्धि हुई, नगरों का विकास हुआ और किसानों का विद्रोह भी था, यानी उनका विरोध भी था। सामंतों के पारस्परिक संघर्ष, ये भी इसके उत्तरदायी हैं। और राष्ट्रीयता का विकास, हिंदी में वृद्धि। तो ये पॉइंट थे इस क्वेश्चन के लिए। अगला है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम और प्रभाव क्या थे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया गया है प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म, राजा की शक्ति में वृद्धि, यूरोप का विकास, धर्म सुधार आंदोलन का संसद पर प्रभाव, धर्म सुधार आंदोलन का सामाजिक व आर्थिक जीवन पर प्रभाव, शिक्षा तथा साहित्य का विकास, चर्च में व्याप्त कुरीतियाँ और बुराइयों का अंत हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, कि किन कारणों से धर्म में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या कारण थे उसके। तो यहाँ पर है चर्च की कुरीतियाँ, इन जो चर्च होते हैं उनमें कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थीं, वो भी इसका कारण बनी थी। पुनर्जागरण का प्रभाव, और फिर पुनर्जागरण हुआ था उसका प्रभाव भी हुआ। राजनीतिक कारण भी थे, राष्ट्रीयता की भावना भी थी, इसका भी उदय हुआ। आर्थिक कारण भी थे, धर्म सुधार के द्वारा क्या हुआ, पोप का विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है मार्टिन लूथर के सिद्धांत या उसकी विशेषताएं लिखिए। जर्मनी में लूथरवाद की सफलता कैसे हुई, उसके कारण आपको बताने हैं। आप एक राइटर की परिभाषा लॉन्ग क्वेश्चन में 1 या 2 की जरूर लिखेंगे। चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसमें भी आपको किसी न किसी राइटर की, इतिहासकार की परिभाषा जो है आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप नंबर अच्छे लेना चाहते हो तो। मार्टिन लूथर ने अपने धार्मिक विचारों को निम्नलिखित सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है या व्यक्त किया है। लूथर ने चर्च द्वारा निर्धारित की गई संस्कार पद्धति की आलोचना करते हुए केवल प्रायश्चित और पवित्र एस्कैरिस्ट संस्कारों को ही आवश्यक माना है। नंबर 2 पॉइंट इसी में है। इसमें देखा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सत्कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को इसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। संतों को पूजा करना, व्रत रखना तथा तीर्थ यात्रा करना आवश्यक होता है। नंबर 4 है चर्च के संगठन व कार्य पद्धति के दोषों को दूर करना या फिर दूर करना आवश्यक होता है। प्राणी मात्र की सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म माना गया है। धर्मशास्त्र की सत्ता ही क्या है, सर्वोत्तम है। अगला है आपका राष्ट्रीय चर्च की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति को ईश्वर क्षमा कर देता है। इसके लिए मनुष्य को क्षमा पात्र खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला, आप लोग प्ले स्टोर पर जरूर विजिट कीजिएगा, प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जर्मनी में लूथरवाद की सफलता का कारण, यानी जर्मनी में लूथरवाद का सिद्धांत था वो सफल क्यों हुआ। लूथर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, यानी आम भाषा को यूज़ किया।
नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन जनता ने लूथर को जर्मनी का निवासी होने के नाते अत्यधिक उसका समर्थन भी किया। अगला है जनता के हृदय पर जर्मनी के बाल जर्मन वीडियो के लिए ही काफ़ी हैं के लिए ही हैं। इस कथन का जर्मनी की जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। लूथर ने यह वाक्य कहकर सर्वाधिक जनता का जो है जर्मन जनता थी उसका सहयोग और उसकी जो सहानुभूति है या संख्या में वृद्धि भी की। जर्मनी में कैथोलिक चर्च अत्यंत दूषित हो गया था जिससे जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। अगला, जर्मनी के छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए पोप की सत्ता को समाप्त किया, यानी कि पोप की जो सत्ता थी वो समाप्त करना आवश्यक था। इसी उद्देश्य ने इन राज्यों को शासकों तथा जनता ने लूथरवाद का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन आपका मार्टिन लूथर के जीवन में जर्मनी में उपयुक्त संविधान आंदोलन का योगदान की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन हम ऊपर समझा चुके हैं, उसी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये दिया हुआ है कि 30 वर्षीय युद्ध की प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्या है, इसमें आपको है 30 वर्षीय युद्ध सन 1618 में शुरू हुआ और 1648 में 48 तक चला। तो इस युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत। देखिए, बाहेमिया का युद्ध सन 1618 से चला 1624 तक रहा ये। फिर है डेनिश कालखंड 1625 से शुरू हुआ और सन 1629 तक रहा ये। फिर है स्वीडन कालखंड 1630 से लेकर जो है 1635 तक चला। अगला है फ्रांसीसी हस्तक्षेप का फल 1635 से लेकर 1648 तक चला। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। तीस वर्षीय युद्ध के क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हो, इसके कारण बताइए। तो 30 वर्षीय युद्ध का अर्थ है क्या है ये। 30 वर्षीय युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध था। इस युद्ध में जर्मनी के राज्यों तथा सम्राट फर्डिनेंड द्वितीय के अलावा फ्रांस जो है स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, मतलब ये देश के नाम हैं, इन सभी ने इसमें भाग लिया था। बवेरिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया इसने और दोनों सेनाओं के बीच में 1648 ईस्वी में एक वेस्टफालिया संधि हुई और इस प्रकार यह युद्ध समाप्त हुआ। तो 30 वर्षीय युद्ध के कारण क्या थे ये देख लीजिए। 30 वर्षीय युद्ध होने के मूल कारण था वो मतलब धार्मिक ही था, किंतु बाद में इसमें राजनीतिक कारण भी जुड़ गए। इसके कारणों की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक कारण क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है देख लीजिए फटाफट। आर्थिक कारणों में क्या है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच संघर्ष, धर्म सुधार विरोधी आंदोलन, यूरोप में रोमन कैथोलिक विवाद, प्रोटेस्टेंट का विवाद, तो ये आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है। अगला दिया हुआ है आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था, जर्मनी के विभिन्न राज्यों के शासक आमने सामने परंपरागत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन यूरोपीय देशों ने क्या किया, यूरोपीय देशों ने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या स्वार्थ को पूरा करने के लिए जर्मनी के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः सभी देशों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन आपका है 15वां दिया हुआ है, सन 1668 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के जो कारण थे वो क्या हुए थे, तो उनके बारे में बताना है। तो इंग्लैंड के इतिहास में सन 1688 ईस्वी का विशेष रूप से राजनीतिक एवं संवैधानिक महत्व माना जाता है। इस वर्ष स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय के विरुद्ध इंग्लैंड की जनता ने एक शक्तिशाली क्रांति करके ब्रिटिश संसद व स्टुअर्ट वंश के शासकों के बीच विगत दशकों से चले आ रहे संवैधानिक संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस क्रांति की प्रमुख विशेषता ये रही कि क्योंकि यह क्रांति पूर्ण रूप से रक्तहीन थी,
इसमें किसी का रक्त नहीं हुआ, कोई मतलब मारा नहीं गया, कोई हथियार यूज नहीं हुए, ठीक है। क्रांति थी। सभी परिवर्तन क्रांतिकारी होते हुए भी जो शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे वो देख लेते हैं। मान माउत की हत्या, विरोधियों को कठोर दंड की व्यवस्था, सेवा की शक्ति में वृद्धि और परीक्षा अधिनियम से मुक्ति का प्रयत्न, दंड मुक्ति घोषणा, जेम्स के यहाँ पुत्र का जन्म होना, ठीक है, ये सब इसी कारण का विकास का ही परिणाम है ये। तो मंत्रिमंडल की स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई, बल्कि वह पिछली मंत्रिमंडलात्मक विशेषताएं किस प्रकार हैं। तो देखिए, सन 1937 के सम्राट के मंत्री परिनियम के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल के निम्नलिखित पद हैं। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। अगला है चांसलर ऑफ एक्सचेकर या वित्त मंत्री, ठीक है। अगला है तीसरा गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेश विभाग का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेवा का लॉर्ड, स्कॉटलैंड का सचिव, व्यापार मंडल का अध्यक्ष। इसमें आपके लगभग 13-14 पॉइंट हैं ये, जो आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देना है। और ये आपका शॉर्ट में पूछ सकता है, तो शॉर्ट में भी आप इस तरीके से बता सकते हैं। फिर दिया हुआ है व्यापार मंडल का अध्यक्ष, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे पूरा कर लोगे। क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं थोड़ा। 17वां क्वेश्चन नंबर है ये। सन 1668 में गौरवपूर्ण क्रांति की क्या परिणाम हुई थी। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसका क्या हुआ था। तो सन 1668 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति, इतिहासकार के अनुसार क्या है, इन्होंने लिखा है कि केवल इंग्लैंड के इतिहास की ही नहीं, इंग्लैंड के इतिहास की ही महत्वपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि संपूर्ण यूरोप के राजनीतिक इतिहास में इस घटना का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर यह शासन प्रणाली, धार्मिक नीति और विदेश नीति। अगला आपको दिया हुआ है निरंकुशता के शासन का विनाश, संसद की सर्वोच्चता को मान्यता, धार्मिक परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन आपका है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण व्याख्या कीजिए। और वह अंत में संपूर्ण विश्व की काया पलट कर दी। किसने। पुनर्जागरण ने। वह क्रांति एक अत्याचारी शासन के व्यवस्था के खिलाफ नहीं थी। उसमें किसी राजा का सर नहीं काटा गया और ना ही किसी को अपने सिंहासन का प्रयत्न करने के लिए विवश किया गया, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार के आतंक के राज्य की स्थापना की गई। इस क्रांति ने मनुष्य के उत्पादन और उपकरणों तथा औजारों में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति के नाम से, शिल्प शास्त्रीय या फिर टेक्नोलॉजिकल क्रांति भी कहा जाता है। अब इसमें एक लेखक हैं इतिहासकार डेविस। तो डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में कारखाने खोलने के लिए विवश हो। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के कारण। तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। विदेशी व्यापारों की पूर्ति के लिए और माल की आवश्यकता, विशाल पूंजी की उपलब्धि
और फिर सस्ते मजदूर की प्राप्ति, यानी कि सस्ते मजदूर मिल जाना। अन्य क्या थे आपके, जो अनुकूलन स्थिति होना, परिस्थितियाँ होना। अब क्वेश्चन अगला है हमारा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले क्यों हुई है वो देख लीजिए। और इसमें दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई थी। यद्यपि बाद में जापान व रूस के आदि क्षेत्रों में भी इसका विकास हुआ, तेजी से बढ़ी। इंग्लैंड से अधिक तेजी से विकास हुआ, यानी जो औद्योगिकरण था उसमें जो है अन्य देशों में जब काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ इसका। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही हुआ, ऐसा क्यों हुआ था। ये प्रश्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो आइए समझते हैं इसके लिए। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की अपेक्षा फ्रांस में उद्योग धंधों मतलब व्यापार उन्नत व्यवस्थाएं थीं। जनसंख्या की दृष्टि से, व संसाधनों की दृष्टि से फ्रांस इंग्लैंड की तुलना में अग्रणी देश था। औद्योगिक क्रांति के उपरांत और भी अच्छा हो गया। औद्योगिक क्रांति होने के जो कारण थे निम्नलिखित वो क्या हैं। जनसंख्या में वृद्धि है, ठीक है, विस्तृत व्यापारिक क्षेत्र है, यातायात सुविधा है, कोयला का, लोहे की कारखानों का आदि का मतलब कि बिक्री। और अगला है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, उपनिवेशों की प्रचुरता, सुदृढ़ जल सेवा, ठीक है, और साथ ही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वातावरण, कृषि क्रांति का प्रभाव, ठीक है, और आपको दिया फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव। फिर अगला दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभाव क्या रहे।